अंडर अवर टॉपिक व्हाई डू वी फॉल इल, आदमी बीमार क्यों गिरता है, यही हमारा टॉपिक है ना, चैप्टर है। और इसके अंडर हम अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं। तो आज हम जो पार्ट्स देखने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ये नया वर्ड इधर आया है, मैनिफेस्टेशन। सिंपल में बताता हूं, जब रोग निर्माण होता है एक्चुअल में, तो उससे पहले जो कंडीशन रहता है, जब हम कहते हैं ना धोखे की घंटा या कोई सिग्नल या सायरन बज रहा है, तो पता चलता है स्कूल में कि अभी इवनिंग स्टडी है, मॉर्निंग स्टडी है, असेंबली है, करेक्ट ना। तो उसी तरह से डिसीज के पहले भी एक धोखे की घंटा है जो दिखाई देती है, जो भी साइंस है, सिम्टम्स है, उसको क्या कहेंगे हम, मैनिफेस्टेशन। तो ये मैनिफेस्टेशन कैसा रहता है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। कौन से ऑर्गन पे डिसीज ने अटैक किया है, डिसीज ने यानी माइक्रोब्स ने, या कौन से सेल पर या टिश्यू पर माइक्रोब्स ने एंट्री किया है, उसके हिसाब से डिसीज मैनिफेस्टेशन चेंज होते रहता है। जैसे डिफरेंट माइक्रोब्स डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स, लीवर को अटैक करने वाले, ब्रेन पर अटैक करने वाले, आरबीसी को ब्रेक डाउन करने वाले, लंग्स पर अटैक करने वाले, अलग अलग माइक्रोब्स है ना। जैसे एड्स, एचआईवी किस पर अटैक करता है, डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। जॉन्डिस लीवर पर, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है तो कहां अफेक्ट करेगा, लंग्स पर। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस ब्रेन फीवर किस पर अफेक्ट करेगा, ब्रेन पर। ऑल ऑफ यू गेटिंग, अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर अटैक करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग, ओके। नेक्स्ट, एंट्री पॉइंट ऑफ माइक्रोब इज इंपॉर्टेंट। एंट्री पॉइंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर स्कूल में अगर कोई गेट से आए हैं तो उनका स्कूल में कोई काम है, अगर कोई दीवार पे चढ़ के या पिछले गेट से आ रहा है क्या, तो उसका मकसद क्या है, स्कूल के काम से आया है क्या, कोई चोरी करने के लिए वगैरह, वैसा भी हो सकता है। ऑफ गेटिंग, तो एंट्री पॉइंट से पता चलता है कि माइक्रोब्स कौन सा है, क्या है, कहां से एंट्री किया है उसने, माउथ से आया या नोज से आया, फूड से, वाटर से, ऑफ गेटिंग, या स्किन कांटेक्ट से। इससे वो डिसीज का हमें आइडिया लग जाता है। ऑफ गेटिंग, तो एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एंट्री पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। देखिए इधर बाय एयर, एयर से आया है, नोज से, माउथ से एयर लेते हैं ना, तो एयर से आया तो डेफिनेटली वो किसको इफेक्ट करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा, ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करेगा। इधर से ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल दिया है, लेकिन कोरोना भी हो सकता है, कोई रेस्पिरेटरी डिसीजेस काफी सारे हैं, पोल्यूशन से भी हो सकता, पोल्यूशन से भी, पोल्यूटेड एयर अगर हमारे बॉडी में आ गया तो पहले कहां अफेक्ट होगा, लंग्स में। अगर एयर से आता है तो कहां अफेक्ट करेगा, लंग्स में। इसमें काफी सारे रोग हैं, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना भी एयर से ही आता है ना। उसके बाद में माउथ से अगर एंट्री हुआ है तो वो गट में स्टे रह सकता है। गट यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही गट कहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर वो रह गया तो टाइफाइड हो सकता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए, खाना अच्छी तरह से खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, टाइम टू टाइम जो नेचुरल कॉल से जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी फ्रेश रहता है। अगर माइक्रोब्स भी थोड़े बहुत आएंगे तो निकल जाएंगे। अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गट में रह गए तो टाइफाइड हो सकता है, डायरिया, डिसेंट्री। अगर लिवर की तरफ गए तो हेपेटाइटिस ए या बी है तो किधर जाएंगे, गट में रहेंगे क्या लिवर की तरफ जाएंगे, लिवर की तरफ जाएंगे और कौन सा डिसीज प्रोड्यूस करेंगे, जॉन्डिस। ऑल ऑफ यू गेटिंग। अगर कोई आजार फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट से है तो उससे क्या हो सकता है, एचआईवी इंफेक्शन हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, एसटीडीज। ये किससे होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिजिकल कांटेक्ट से। और बाद में ये स्प्रेड होता है लिम्फ नोड से। एचआईवी का अगर देखा जाए तो एचआईवी के जो एचआईवी वायरस है बॉडी में एंट्री करने के बाद में फिजिकल कांटेक्ट द्वारा, तो वो क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। इस तरह से पूरे बॉडी में स्प्रेड होके डब्ल्यूबीसी पर अटैक करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स।
WBC का एक टाइप है। अभी नेक्स्ट डिसीज देखते हैं मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? मॉस्किटो बाइट करता है। मॉस्किटो बाइट करने के बाद में जो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम किधर जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं पूरे बॉडी में, लिवर की तरफ जाते हैं, लास्टली आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। मालूम है आपको? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन होता है, तो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है ना हीमोजाइन, उससे बुखार आता है, ठंड बचती है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो मलेरियल जो माइक्रोब्स है उसका टारगेट ऑर्गन फाइनल कौन सा है? आरबीसी। उसके बाद में ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर को दूसरा नाम है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ब्रेन फीवर का दूसरा नाम क्या है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये ब्रेन फीवर जो होता है मॉस्किटो बाइट से होता है। डेफिनेटली ये किसको इन्फेक्ट करता है? ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस मॉस्किटो बाइट से होता है। तो अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम जो रहते हैं, यही तो स्पेशल थिंग है जिससे हमें पता चलता है कौन सा डिसीज हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है, ये डॉक्टर की जानकारी लेते हैं ना। तो साइंस सिम्टम्स देखिए, एज पर द टारगेटेड सेल एंड टिश्यू, किस सेल पर अटैक किया है, किस टिश्यू पर अटैक किया है, उस हिसाब से सिम्टम्स बदल जाते हैं, साइंस बदल जाते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस यानी चिन्ह और सिम्टम यानी लक्षण। चिन्ह से हम अंदाजा लगाते हैं, लेकिन सिम्टम्स लक्षण से हमें श्योर हो जाता है। साइंस यानी जस्ट आपको कोई कफ हुआ है, फीवर हुआ है, तो हम साइंस दिख रही है रिसेंटली। लेकिन सिम्टम्स यानी अगर किसी का नेल्स येलो हो गए, आंखें येलो हो गई, यूरिन भी येलो कलर का आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको जॉन्डिस हुआ। ये सिम्टम है या साइन है? सिम्टम ही है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? टेस्ट से तो पता चल ही जाता है, ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, काफी सारे टेस्ट रहते हैं अलग अलग डिसीज के लिए। अभी हम देखते हैं अगर किसी को कफ हुआ है, ब्रीथलेसनेस हुआ है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या कफ है उसको, तो डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं, हम भी अंदाजा लगा लेते हैं कि उसको डेफिनेटली उसको लंग्स को इंफेक्शन हुआ है। लंग्स, हार्ट के बाजू में हमारे बॉडी में कितने लंग्स रहते हैं? 2 लंग्स। वो अगर इन्फेक्ट हो गए तो क्या प्रॉब्लम आ गया पेशेंट में? कफ आएगा उसको और सांस लेने में भी तकलीफ होगी, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रीथलेसनेस एंड कफ। अगर उसका लिवर अफेक्ट हुआ है तो कौन सा माइक्रोब्स है? हेपेटाइटिस ए और बी, यानी कौन सा डिसीज है? जॉन्डिस। लिवर अफेक्ट हुआ है तो जॉन्डिस। अगर किसी को ब्रेन इंफेक्ट हुआ है, किसी ब्रेन पर अफेक्ट किया है समझो माइक्रोब्स ने, माइक्रोब्स नहीं अलग अलग कारण है। ब्रेन फीवर तो माइक्रोब से होता है, लेकिन अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे पहचाना? हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, किसी को फिट आता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, मालूम है आपको? बेशुद्ध हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या दिशा निर्देश करते हैं हमें? वो पेशेंट के किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है? ब्रेन में। तो उसकी भी टेस्टिंग रहते हैं, आपको मालूम है ना? ब्रेन के सीटी स्कैनिंग है, एमआरआई है, इससे पता चलता है। और कोई भी डिसीज को जब हमारा बॉडी फाइट करता है तो डेफिनेटली जैसे युद्ध होता है तो कुछ आवाज आती है कि नहीं, कितना वो वातावरण कैसे रहता है, मूवीज में भी हम देखते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी जब किसी रोग के खिलाफ लड़ती है तो हमारे बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, पेन आ जाता है, फीवर आ जाता है। ये अच्छी एक तरफ से अच्छा है क्योंकि हमारा बॉडी उस डिसीज के साथ लड़ रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? जो इन्फ्लेमेशन आना है, स्वेलिंग, पेन, फीवर, इसका मतलब है हमारा बॉडी एक्टिवली उस डिसीज के साथ लड़ रहा है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और एचआईवी का तो आपको मालूम है, ये डैमेज कर देता है इम्यून सिस्टम को। एचआईवी क्या कर देता है? इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसलिए माइनर डिसीज भी एचआईवी इन्फेक्शन के बाद में क्या होते हैं? हमारे बॉडी को किल कर देते हैं, बॉडी का डेथ होता है। जिसको भी एड्स है तो छोटे छोटे रोग भी कुछ उसका इम्यूनिटी कम होने के बाद में उस पर हावी हो जाते हैं और उससे उसका डेथ हो जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और जो सीवियरिटी रहता है माइक्रोब्स पे डिपेंड रहता है, कितनी क्वांटिटी में माइक्रोब्स पेशेंट के बॉडी में गए हैं उसके अनुसार उस डिसीज का सीवियरिटी रहता है। अगर ज्यादा माइक्रोब्स उसके बॉडी में गए तो डिसीज का सीवियरिटी कैसा रहेगा? सीवियरिटी यानी सीरियसनेस ज्यादा रहेगा। और कम माइक्रोब्स उसके बॉडी में गए तो सीवियरिटी कैसा रहेगा? सीवियरिटी नहीं रहेगा, माइनर वी कैन से
माइनर डिसीज, माइनर मींस दैट कैन बी क्योर्ड इजीली। और यहां तो द मेन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन हियर इज इम्यून सिस्टम। जब से मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हाउ डू वी फॉल इन, इम्यून सिस्टम पर ही फोकस कर रहा हूं। हम जो भी चीज करते हैं, खाते पीते, सोचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। और ये भी बात सही है, हमारा इम्यूनिटी नेचुरल भी है, जीन से भी आता है, पेरेंट्स से भी आता है, हम उसको अच्छी तरह से डेवलप भी कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को अगर हमने अच्छी तरह से बिल्ड किया तो कोई डिसीज हमें जनरली हमारे बॉडी पर अटैक होगा क्या? ऑल ऑफ यू गॉट कैसे डिसीज हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं और कैसे डिसीज को पहचाना जा सकता है, उनके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, सब समझ में आपको